दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं द खबर दस्तक। हमारे साथ हैं सपा के तेज तर्रार प्रवक्ता मनोज यादव जी। मनोज यादव जी का बहुत आभार कि हमारे इस नए चैनल पे भी वो समय देने के लिए तैयार है, क्योंकि आजकल लोग पूछते हैं कि भाई साहब इस चैनल के कितने सब्सक्राइबर हैं। तो मनोज जी के लिए नंबर मायने नहीं रखता है, ये बड़ी बात है और इस चीज की दर्शकों को भी सराहना करनी चाहिए। मनोज जी, आज का दिन की एक खबर से मन बड़ा दुखी हो गया। पत्रकार का मन दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं एक इंसान हूं। सबसे पहले पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाह रहा है और दूसरी तरफ एक खबर आती है, हम आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोग निकलते ही हैं। आज वो थोड़े, हम लोग को लगा थोड़ा थके हुए थे तो हम लोग जल्दी निकल लिए और जैसे ही बाहर आते हैं पता चलता है कि सपा के दलित सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले पर अलीगढ़ में हमला होता है। ये खबर सुन के मन स्तब्ध रह गया और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात इसमें यह थी कि हमला करने के बाद एक सज्जन है, कोई उपेंद्र राणा, जो अपने आप को करणी सेना का अध्यक्ष बताते हैं, वो आके इसकी वीडियो बना के जिम्मेदारी लेते हैं। देश पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई चाहता है और करणी सेना के लोग आपस में ही अपने ही सांसद पर हमला कर रहे हैं। इसको आप किस रूप से देखते हैं? आलोक जी, बहुत धन्यवाद आपको और आपको बधाई। आपने नया चैनल पुनः इस लड़ाई के लिए स्थापित करने का प्रयास किया है। सबसे पहले मैं आपके इस सवाल का जवाब दे दूं जो आपने मेरे लिए कहा कि मेरे लिए सब्सक्राइबर माने नहीं रखते हैं। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी, बहुत छोटी सी। मैं समाजवादी व्यक्ति हूं और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना राजनीतिक पितामह, गुरु, ईश्वर सब कुछ समझता हूं। और ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब जब हम प्रवक्ताओं की मीटिंग होती है तो हमेशा उनकी तरफ से ये दिशा निर्देश होता है कि आपके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। आपको सब चैनल्स को, यूट्यूबर्स को, ओदी मोदी गोडी मीडिया, जितनी मीडिया है सबको बराबर तवज्जो देना है। किसी को कम ज्यादा या किसी को इग्नोर नहीं करना है, उनका ये कहना है। लेकिन इससे भी पीछे की एक घटना है। जब मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं था, लेकिन एज ए लीडर मैं अक्सर टीवी पे बैठता था, उत्तर प्रदेश के चैनलों पे खूब जोर शोर से बैठता। एक जगह मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ गया, कुछ प्रोग्राम था इसी लखनऊ में। इंटीरियर था, थोड़ा सा बहुत इंटीरियर एरिया था। कोई एक लड़का था, उसने इनवाइट किया था। तो उनके घर से जब निकले तब मैं प्रवक्ता बनने के प्रयास में था। तो वहां भी मेरी पैरोकारी दो तीन लोगों ने की कि मनोज जी अच्छा बोलते हैं और इनको आप पार्टी के पैनल वाली लिस्ट में पैनलिस्ट बनाएं। तो मुझसे पूछा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कितने पेपर पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, कौन कौन सी किताबें पढ़ रहे हो। ये सारी बातें उन्होंने डिस्कस की और फिर कहा पढ़ाई करते रहो, सारे पेपर पढ़ा करो, सारी राजनीतिक घटनाओं से अपने आप को जोड़े रखो, मैं तुम्हें बनाऊंगा, मेहनत करो। तो ये बात है मेरे ख्याल से 19 के पहले की। तो मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात। और उस घर से निकले तो मैं वहीं पे था। गांव गांव जो गांव में गलियां नहीं होती, वहां पे गाड़ी खड़ी थी गांव में। निकले तो बाहर किसी एक यूट्यूब चैनल के लड़के ने अपनी आईडी और माइक वो ले रखा था, मोबाइल। उसने हिम्मत करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा कि सर मुझे आपका बाइट चाहिए। अकेला लड़का उस गांव में, मोबाइल, और नो डाउट वो कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर भी नहीं था, कोई एक नॉर्मल व्यक्ति था, जो भी रहा हो याद नहीं है। उसको उन्होंने उसके सवालों का जवाब दिया। तो जब मेरे नेता, जिनको इस देश के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस महीनों महीनों अपॉइंटमेंट के लिए तरसते हो, ये बात मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, इस देशवासियों से, प्रदेशवासियों से, जो बड़े बड़े चैनल हैं, कई कई महीने अपॉइंटमेंट मांगते हैं, तब जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपॉइंटमेंट मिलता है इन लोगों को। जब आप वो कनक्लेव में देखते हैं या इंटरव्यूज होते हैं, जो कुछ होता है। तो जो मेरे नेता
ने एक छोटे से यूट्यूबर को, सिंगल यूट्यूबर को उसके सारे सवालों का जवाब दिया। तो मेरे जैसे पार्टी के कार्यकर्ता को ये सारी बातें नहीं सोचनी चाहिए। ये बात मैंने जानबूझ के कही, जिससे कि आपके सवालों का जवाब मिल जाए। और मैं अपने नेता की हर उस बात को आत्मसात करता हूं जो समाजवाद को आगे बढ़ाने के लिए सही रास्ते पे हो। भेदभाव की बात नहीं होनी चाहिए। अब मतलब हम चाहते समाजवादी विचारधारा है और मीडिया वालों से भेदभाव करें, तो फिर काहे कि हम समाजवादी? कभी भी नहीं हो सकते। मैं कभी भी नहीं भागता हूं आलोक जी गोदी मीडिया के पीछे, कभी भी नहीं। आज मुझे बैन कर रखा है तब, और जब नहीं कर रखा था तब भी मैं लगातार मैं बोलता था। और मेरे लिए सभी माने रखते हैं जो आवाज उठा रहा हूं। ठीक है, अब मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि आपने सवाल किया रामलाल जी सुमन जी पे अटैक। मैं इसको दूसरी तरीके से परिभाषित करूं और एड्रेस कर रहा हूं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और आरएसएस को, और खुल के एड्रेस कर रहा हूं। शायद ही कोई नेता प्रवक्ता इस तरह की बात कहेगा, लेकिन मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, जो ये बीजेपी करा रही है या करनी सेना के लोग कर रहे हैं, वो 2027 के अपने ताबूत में अंतिम कील ठोक रहे हैं। अगर हमारी सीटें, मैंने कहा था 275 आएंगी, इससे कम नहीं आएंगी, अगर इन करनी सेना वालों ने सही समय पे अपनी इस जिद को, जो नाजायज जिद है, इसको नहीं अगर छोड़ा, तो बीजेपी के 100 पार हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात होगी 2027 के विधानसभा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। और ये बात मेरी ठीक उसी तरह जैसे मैंने दिल्ली नहीं नहीं, में आप कहा बोल था, रहे हैं बीजेपी के 100 पार हो जाएंगे कि थोड़ा कंफ्यूजन है कुछ? आप लगता है कुछ गलत 100 बोल रहे हैं। विधानसभा की सीटें अगर बीजेपी को मिल जाएंगी उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा के चुनाव में, तो बहुत बड़ी बात होगी। अगर करणी सेना को नहीं रोका तो मौजूदा योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, क्योंकि समाज में और खासकर एससी एसटी और ओबीसी कम्युनिटी लगातार इस बात को देख सुन रही। और सबसे बड़ी बात, इन दो कौड़ी के सेना वालों को बता दे रहा हूं, जिस हिंदुत्व का तुम गुब्बारा भर के मुसलमानों को चिढ़ाते थे, वो मुसलमान भाई आज हंस रहे हैं, हंस रहे हैं। और जानते हो क्या कह रहे हैं? नंबर सबका आएगा, सिर्फ मुसलमान पे ही अत्याचार नहीं होगा। सब खुश थे कि देश में मुसलमान पे अत्याचार होगा, फिर बैकवर्ड पे होगा, अब दलितों पे हो रहा। और खासकर मैं बता दूं 2024 के बाद बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इन सारे प्रदेशों में दलितों पे बहुत जबरदस्त तरीके से अत्याचार किया जा रहा है। कि बात आंकड़े गवाह हैं, आप देख लीजिए आंकड़ों को, आपको ऐसे ही तमाम सारी चीजें मिलेंगी जिसमें एससी, ओबीसी और एसटी कम्युनिटी के साथ बड़ा अत्याचार है। तो मुस्लिम भाई तो इस वक्त इसीलिए हंस रहे होंगे कि ये हिंदू, मुसलमान के खिलाफ हिंदू एकजुट हुए थे, और आज मुसलमानों की जगह ओबीसी और एससी लोगों पे अत्याचार शुरू हो गया। यानी मौजूदा सत्ता जो बैठी है, वो सिर्फ मुसलमानों की दुश्मन नहीं है, वो हिंदुओं में भी बैकवर्ड की भी दुश्मन है, शेड्यूल कास्ट की भी दुश्मन है, शेड्यूल ट्राइब की भी दुश्मन है, और हर उस गरीब की जो निर्बल है, जो निसहाय है, जिस पे ताकत नहीं, वो फिर चाहे मनोज यादव हो और चाहे आलोक पाठक हो, उस पर भी अत्याचार है। मुझ पे फर्जी मुकदमा लगा, आप पे भी फर्जी मुकदमा लगा। इस तरह की बहुत सारी चीजें अन्याय और अत्याचार वाली देखने को मिलेंगी। जी लेकिन भाई मेरा बात ये, मेरा सवाल देखिए वही है कि फिलहाल देश जो चाह रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हो, और जो खबर आ रही है कि आपके दलित सांसद जब जा रहे थे बुलंदशहर, तो वहां की पुलिस ने उनको बोला कि साहब आप उस गांव में मत जाइए, आपके जाने से शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, खराब हो सकती है, तो वो लौट गए। और उसके बाद बुलंदशहर पुलिस ने आपके कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी एफआईआर कर दी।
मतलब निश्चित एक तो तौर आपके नेता के काफिले पे अलीगढ़ में हमला हुआ। अच्छा, उसके बाद जो स्पष्टीकरण दिया गया है पुलिस के द्वारा कि वहां पे सपा के स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा और रामजीलाल सुमन के साथ आए कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के काम में अवरोध उत्पन्न किया, सरकारी कार्य में बाधा डाली, इसलिए एफआईआर दर्ज हुआ है। तो एक तो नई परंपरा हो रही है कि आपके सांसद पर हमला होता है और आपके सांसद के साथ गए कार्यकर्ताओं पर एफआईआर हो जाती है। बनारस में मिश्रा जी के ऊपर प्राणघातक हमला होता है, मिश्रा जी के ऊपर ही एफआईआर होती है और मिश्रा जी जेल जाते हैं। जो हमला कर रहा होता है उसके ऊपर जो धारा लगी थी 307 की, उसको थाने से ही हटा दिया जाता है। तो एक नई परंपरा शुरू हो गई। तो ये मैं क्या इस आपके बात को कार्यकर्ताओं को बहुत डराने के, मेरी पूरा सवाल ये, क्या आपके कार्यकर्ताओं को आ, डराने की साजिश है क्या कि तुम मत जाओ अपने नेता के साथ, नहीं तो एफआईआर हो जाएगी? देखिए, मैं इस बात का बड़ी लंबाई से जवाब नहीं दूं, लेकिन इस बात को जरूर कहूंगा कि इस परंपरा का निर्वहन 2027 के बाद जारी रहे। इतनी बात का आश्वासन मैं आपके चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समाजवादी पार्टी के समर्थकों को और बीजेपी के समर्थकों को भी दिए दे रहा हूं कि जो परंपरा योगी आदित्यनाथ ने कि गलती तुम्हारी मुकदमा हम पे, हत्या की तुमने मुकदमा हम पे, लूट की तुमने मुकदमा हम पे, चोरी की तुमने मुकदमा हम पे, विरोध किया तुमने मुकदमा हम पे, ये परंपरा जारी रहेगी। और जो बात डराने वाली है, जो बात इस तरह की चीजें हैं, इसके लिए मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं आलम, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और जब गीधड़ की मौत आती है तो कहते हैं वो शहर की तरफ भाग। मैं ये शब्द जानबूझ के बोल रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जी को, बीजेपी को, आरएसएस को समझ लेना चाहिए कि उनकी लड़ाई उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से नहीं है, समाजवादियों से है। समाजवादी पार्टी कदाचित 1 इंच पीछे नहीं होगी, और आप अगर दाहिने चलोगे तो हम आपसे 4 कदम बाएं चलने के लिए तैयार बैठे हैं। सामना आमना होगा, दम भर के होगा। हम गुजरात के कांग्रेसी नहीं, हम मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नहीं है, हम समाजवादी लोग हैं। 22 में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, कुछ लोगों ने हमारे नेताजी को थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस कर दिया था। 27 में इतनी चालें चलेंगे कि बीजेपी को लोग समझ नहीं पाएंगे कि कौन सी चाल का जवाब उनको देना है। इस बात का आज से ही मैं बता दे रहा हूं। बात को मत कहिएगा कि समाजवादियों ने चैलेंज लिया और बताया भी नहीं। इतनी चालें चलेंगे, इतनी चालें चलेंगे कि समझ में नहीं आएगा उनको कि किस चाल का जवाब कब उनको देना पड़ेगा। यानी सत्ता समाजवादियों की होगी उत्तर प्रदेश में, और हमारी लड़ाई बीजेपी से है। आज की डेट में आप कह सकते हो, और मैं और आप दोनों को ये बात माननी पड़ेगी कि बीजेपी की घबराहट कितनी बड़ी है। इतनी बड़ी घबराहट है कि समाजवादी पार्टी के नेता के खिलाफ, उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे लगा। क्यों? क्योंकि 24 में हमने उनको बुरी तरीके से हराया, आने वाले समय में भी बुरी तरीके से हराएंगे। एक अंत में सवाल, बस छोटा सा 10 सेकंड का जवाब चाहूंगा क्योंकि आपको भी रात हो चुकी है, आपको कहीं और भी जाना है। मनोज जी, खबर ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े मजबूत दलित अपने नेता को, जो पुराने सांसद रहे हैं, कई बार के सांसद रहे, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने जा रही है। उस परिस्थिति में क्या दलित वापस बीजेपी की तरफ नहीं लौटेगा, जो लोकसभा चुनाव में छोड़ के चला आया था? देखिए, मैं एक ही बात जानता हूं, आपने दलित राष्ट्रपति बना लिया, आपने आदिवासी राष्ट्रपति बना लिया, आपने कई मिनिस्टर बना लिए, दलितों का भला नहीं है। आपने बैकवर्ड कम्युनिटी के और भी तमाम सारे जिम्मेदार पदों पे बैठा दिया लोगों को, लेकिन उस कम्युनिटी का भला नहीं हुआ। अब समाज इस बात की चर्चा कर रहा है कि एक मंत्री, एक अध्यक्ष बनाने से कुछ नहीं होने वाला। हमारी लड़ाई कौन लड़ रहा है? उत्तर प्रदेश में अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है एससी एसटी कम्युनिटी की, ओबीसी कम्युनिटी की, और जो हमारे माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनकी लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है,
तो समाजवादी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी लड़ रहे। जैन का मुद्दा आया उत्तर प्रदेश में, आप बताइए, जैनों का मंदिर महाराष्ट्र में तोड़ा गया, वो कौन सा ट्विटर हैंडल था या वो उत्तर प्रदेश का कौन सा नेता था जिसने विरोध किया? बताइए आप, कितने सारे लीडर। नहीं, देखिए, अखिलेश जी को तो व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं। वो किसी की पीड़ा अगर उनके कान तक पहुंच जाता कि फलाने आदमी पीड़ित है, तो तुरंत उसकी मदद करने को तैयार रहते हैं। उनके लिए हर शख्स भारत का नागरिक है, चाहे उसकी आबादी कितनी भी हो, चाहे उनको वोट देता हो या ना देता हो। तो वो अलग मुद्दा है। अखिलेश जी संवेदनशील आदमी है, और इसीलिए देश की जनता ने, जब प्रचंड राम लहर का दावा कर रही थी गोदी मीडिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी के खिलाफ मतदान किया था, और लोकसभा चुनाव में करारी हार आई थी। लेकिन फिर भी अब अगर एक बड़े मजबूत नेता का नाम, मैं नाम नहीं बता सकता, बड़े मजबूत दलित पृष्ठभूमि के नेता को अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात आ रही है, तो और हो सकता है मुख्यमंत्री भी बदल दे, तब आप क्या करेंगे? दलित को प्रदेश अध्यक्ष और ओबीसी को मुख्यमंत्री? क्योंकि वो आपके ऊपर तो ये आरोप लगाते हैं कि आप क्या, तो अगर सरकार आएगी तो परिवार का ही आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। आप क्या आप किसी कुर्मी को या किसी निषाद को मुख्यमंत्री बनाएंगे? इस पे कोई अभी लंबी डिबेट नहीं करेंगे, इसका समय बहुत लंबा है। एक लाइन, एक शब्द, एक नारा और आप सबको जवाब मिल जाएगा। अब की बार उत्तर प्रदेश में पीडीए सरकार, इसके अलावा कुछ। चलिए मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नए चैनल पे आने के लिए और हम लोग का मनोबल बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओके, नमस्ते।